पिशाच एक प्रेम कथा एपिसोड नंबर 4। गाड़ी में बैठे हुए भी दीप्ति सिर्फ अपने बाबा के बारे में सोच रही थी। उनकी यादें, उनकी बातें, यह सब सोचकर वह रो रही थी। रुद्र आगे सीट पर बैठे बैठे आईने में से सब कुछ देख रहा था। उसे दीप्ति के आंसू देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वह उसके सिंदूर और मंगलसूत्र को देखकर खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह लोग महल पहुंच जाते हैं। रास्ते में रुद्र ने दादी को सब बता दिया था। घर पहुंचते ही रजत घर के सबको बता देता है, माँ जी मालिक आ गए। फिर वह भागते हुए जाता है और पूजा की थाली तैयार करने को बोलता है। एक औरत पूजा की थाली तैयार करके लाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर उसके चाचा और चाची भी आ जाते हैं और दादी भी आ गई। मेरी बहू कितनी प्यारी है बेटा, तुम परेशान मत होना। रुद्र ने हमें सब बता दिया है, तुम्हारे बाबा के साथ जो हुआ और तुम्हारी शादी किस हालात में हुई। दीप्ति तो जैसे सभी भी सदमे में थी। उसे यह सब सच नहीं लग रहा था। उसके लिए यह सब अभी भी एक सपना था, वह बुरा सपना। लेकिन जब रुद्र की दादी उसे गले लगाती है तो उसकी दीप्ति थोड़ा होश में आती है और अपनी गीली आंखों से उनकी और बाकी सभी लोगों की तरफ देखती है। फिर उसकी दादी कहती है, बेटा अपना दायां पैर रख कर अंदर आ जाओ और यह कलश को गिरा देना। फिर इस थाली में पैर रख कर अपने छाप छोड़ते हुए अंदर आ जाना। फिर दीप्ति ऐसे ही करती है। थाली में पैर रखते हुए वह थोड़ा लड़खड़ा जाती है तो रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देख उसकी दादी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आखिरकार मेरे पोते ने शादी कर ही ली, मैं चैन से मर सकूंगी। उसकी दादी ऐसा मन में सोचती है। फिर वह लोग अंदर जाते हैं। उसकी दादी कहती है, सबसे पहले हम मंदिर जाना है। दीप्ति तुम आज से इस घर की बहू हो तो तुम्हें हमारे घर के भगवान से आशीर्वाद लेना होगा तुम दोनों को। फिर यह लोग मंदिर जाते हैं और आशीर्वाद लेकर आ जाते हैं। फिर उसकी दादी कहती है, छोटी बहू जाओ दीप्ति को उसका कमरा दिखा दो। फिर रुद्र की चाची दीप्ति को उसका कमरा दिखाती है। दीप्ति कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। दीप्ति ये है आज से तुम्हारा कमरा, पहले सिर्फ रुद्र का था, अब ये तुम्हारा भी है। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। दीप्ति अपने बिस्तर पर अकेले बैठी रहती है। रुद्र अभी भी नीचे होता है। दादी अभी दीप्ति इस शादी के लिए तैयार नहीं है और वह छोटी भी है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। दादी हाँ बेटा मुझे पता है, तू चिंता मत कर, मैं उसका ध्यान रखूँगी। अब जा और तुम भी उसका ध्यान रखना। फिर रुद्र दीप्ति के कमरे में जाता है। तब दीप्ति खिड़की के पास खड़ी रहती है। रुद्र उसे पीछे से देखकर, दीप्ति तुम नहीं जानती, तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए मैंने कितनी मेहनत
करी है, फिर उसके चेहरे पर अलग ही स्माइल आ जाती है। तुम्हें पाना मेरा जुनून था। फिर दीप्ति पीछे मुड़ती है। अरे आप आ गए, दबी सी आवाज़ में कहती है रुद्र। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीप्ति कुछ नहीं, बस तारे देख रही थी। बाबा कहते हैं सभी लोग यहाँ से जाने के बाद, तो मैं उन्हीं को देख रही हूँ। तुम परेशान मत हो, वो जहाँ भी हैं तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हारे साथ हैं। दीप्ति के आँखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लग जाती है। रुद्र उसे संभालता है और अपने गले से लगा लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर अलग ही शैतानी स्माइल होती है। वह तो खुश होता है। चलो अब सो जाओ, आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। यह सुनकर वह उससे थोड़ा दूर होती है और बेड की तरफ घबरा कर देखती है। तब रुद्र कहता है तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ आराम से सो जाओ, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ। यह शादी मैंने तुम्हारे बाबा की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए किया था और मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है। आज बहुत ही अच्छे हैं कुंवर सां, आपका दिल भी बहुत बड़ा है, मगर आप उस वक्त मेरा साथ नहीं थामते तो मेरे बाबा के चेहरे पर इस दुनिया से जाते हुए एक सुकून नहीं होता। थैंक्स कुंवर सां, मैं आपकी हमेशा कर्जदार रहूँगी। दीप्ति तुम इतना मत सोचो, जो मैंने किया वह कोई भी करता नहीं कुंवर सां, आज के ज़माने में कोई नहीं करता। अरे सब मुझे इतना अच्छा मत बनाओ, मैं बहुत बुरा हूँ। आई एम डेविल। यह सुनकर दीप्ति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह हंसने लग जाती है। मिस्टर डेविल, आप अभी जाकर सो जाइए। गुड नाइट। जी गुड नाइट। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं बगल वाले रूम में ही हूँ। जी थैंक्स। फिर वह अपने रूम में चला जाता है और दीप्ति भी सो जाती है। रुद्र अपने रूम में जाकर बेड पर लेटते हुए, बस कुछ दिनों की बात है दीप्ति, फिर तुम मेरे पूरी तरह हो जाओगी और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इधर रजत अंधेरे में होता है और किसी से कुछ बात कर रहा होता है। सब जल्दी ही वह घड़ी आएगी और हम जीत जाएंगे। हाँ, बस तुम सब पर नज़र रखना। सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह के करीब 5 बजे रहे होते हैं। सूर्य अभी अभी निकला होता है और उसकी हल्की हल्की किरणें खिड़की से आ रही होती है दीप्ति के चेहरे पर और भी सुंदर दिख रही होती है। वह उठती है और सीधे वाणी को प्रणाम करती है और फिर नहाने चली जाती है, लेकिन वह भूल जाती है कि उसके कपड़े यहाँ पर थे नहीं। लेकिन इतने में बाहर से एक नौकरानी आती है और दरवाज़ा खटखटाती है और दीप्ति, जो कि अभी बाथरूम में जाने वाली थी, वह आकर
और गेट खोलती है। ये लीजिए छोटी मालकिन, यह दादी ने भिजवाया है आपके लिए। इसे आपको आज पहनना है। आज आपके पहली रसोई है ना? जी धन्यवाद, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। फिर वह नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद आकर वह दादी के दिए हुए लाल साड़ी पहनती है, जिसमें वह और भी सुंदर लग रही होती है। आईने के सामने बैठकर सिंदूर लगाती है और चूड़ियाँ बेरंग पहनती है, हल्का सा काजल लगाती है, अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है। नीचे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसकी दादी उठी होती है और वह आरती की थाल सजा रही होती है। बेटा दीप्ति, तुम उठ गई, पूजा कर लेते हैं। फिर तुम तुलसी के पौधे में जल डाल देना। जी दादी माँ। वह एक बहुत ही सुंदर सी आरती गाती है। इस तरह वह अपने मीठी आवाज़ में आरती गाती है, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी रुद्र की चाची भी आती है और रुद्र की भी नींद खुल जाती है और घर के बाकी सदस्य नौकर भी बाहर आ जाते हैं और उसकी आरती सुनते हैं। पूजा खत्म हो जाती है, बस सबको आरती देते हैं। बेटा तुम तो बहुत अच्छी आरती गाती हो, तो रुद्र की चाची कहती है। फिर वह सबके पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। उसकी दादी माँ बोलती है, बेटा तुम अब अकेले आशीर्वाद नहीं लोगी। रुद्र बेटा यहाँ आओ। सभी लोग पीछे देखने लग जाते हैं। रुद्र साइड में खड़ा होता है, दीप्ति को देख रहा होता है। उसकी नज़रें तो मानो दीप्ति पर टिकी चुकी रहती है, क्योंकि दीप्ति आज बहुत ही सुंदर लग रही होती है। आज उस पर वह लाल साड़ी और ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रुद्र को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होता है। दादी के 2 बार आवाज़ देने पर भी रुद्र जब नहीं सुनता तो दादी माँ कहती है, बेटा तेरी ही पत्नी है, अब यहीं रहेगी, देखते रहना। पर अभी यहाँ आओ और बहू के साथ आशीर्वाद ले। दादी माँ की आवाज़ सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। रुद्र जल्दी से अपने होश में आता है। फिर वह दोनों सबसे आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा। जी दादी माँ, मैं खीर बना दूंगी। ठीक है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं किसी को बुला लेना। जी दादी। फिर दीप्ति किचन की तरफ चली जाती है और अपने हाथों में खीर बनाने लग जाती है। उसे इस वक्त किचन में हर सामान अच्छे से रखा हुआ दिख रहा होता है और सब कुछ सामग्री होती है, जबकि दीप्ति के घर में ऐसा नहीं था। वह थोड़ी गरीब थी। उसके किचन में इतने सारे सामान नहीं होते थे। यह सब देखकर दीप्ति मन में ही भगवान को धन्यवाद करती है, याद करने लगती है। दीप्ति के पिताजी उससे कहा करते थे, देखना बेटा, तेरी शादी मैं ऐसे कुशल परिवार में करूँगा कि तुम्हारी रसोई में किसी भी सामान की कमी नहीं होगी तथा अनाज भी भरमार लगी होगी, और नहीं भी हुआ तो मेरे जाने से वहाँ पर और प्रगति हो जाएगी।
मैंने तुम्हारे भविष्य में राजयोग देखा है। हाँ, कुछ कष्ट भी हैं, परंतु उसके बाद जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा। यह बात करते हुए दीप्ति के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही आपको देखकर मुझे राजयोग प्राप्त करना था, तो इससे अच्छा तो मैं अविवाहित ही रह जाती। कम से कम मेरे पिताजी मेरे पास तो रहते। तभी वहाँ किचन में खिड़की के पास कोई खड़ा होता है और दीप्ति को देख रहा होता है। चुपके से उसको अपने ऊपर नज़र महसूस होती है तो दीप्ति खिड़की की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर तब कोई भी नहीं रहता है। वापस अपने काम में लग जाती है, लेकिन पीछे वहाँ पर सच में कोई खड़ा होता है। मतलब वह इस घर में आ चुकी है। अब मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, वरना रुद्र आज़ाद हो जाएगा। दीप्ति सभी के लिए खीर बनाती है और लेकर डाइनिंग टेबल पर जाती है। तब तक सभी लोग आ चुके होते हैं नाश्ता करने के लिए। दीप्ति सबके लिए नाश्ता लगाती है। रुद्र भी आ चुका रहता है। सभी लोग खीर खाते हैं तो रुद्र की दादी दीप्ति से कहती है, वाह दीप्ति, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। धन्यवाद दादी। और फिर दीप्ति उनके पैर छूती है। उसकी दादी उसको आशीर्वाद के रूप में अपने गले में पहना हुआ चेन दे देती है। तो वहीं चाची भी कहती है, सच में दीप्ति बहुत अच्छा खाना बनाती हो। यह लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक। और एक अंगूठी दे देती है जो कि सोने की होती है। दीप्ति इन सब के लिए बहुत मना करती है, लेकिन वह लोग नहीं मानते और उसको दे देते हैं। जब रुद्र खाना खाता है तो खीर बहुत अच्छी लगती है। उसके चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक स्माइल आ जाती है और वह मन ही मन में कहता है, यह तो बिल्कुल दादी की जैसी खीर बनाते हैं। फिर दादी से पूछता है, दादी मुझे भी नेक देना होगा। पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं, लेकिन दादी बोलती है, चाहो तो दे सकते हो। आखिरकार तुम्हारी पत्नी ने पहली बार तुम्हारे लिए कुछ पकाकर खिलाया है। रुद्र अपना सर झुका के शर्माने लगता है। फिर वहाँ अपने जेब से कुछ पैसे निकाल कर देता है और कहता है, मेरे पास तो अभी कुछ और नहीं है, तुम मेरे साथ चलना, तुम्हें जो चाहिए होगा ले लेना, अभी के लिए यह रख लो। लेकिन दीप्ति मना कर देती है, बोलती रहने दीजिए, वह लोग तो बड़े थे, वह उनका आशीर्वाद था, तो मैं भी तो तुमसे बड़ा हूँ, यह मेरा आशीर्वाद है। थोड़ा थोड़ा सा चौड़ा होकर कहता है। उसके चेहरे पर सर पर एक पतली मार देती है। तभी उसकी दादी बोलती है, ठीक है चलो अब दीप्ति तुम भी नाश्ता कर लो अब। जी। दीप्ति नाश्ता करके बैठ जाती है और ठीक उसके सामने रुद्र बैठा होता है। दीप्ति का तो मन नहीं कर रहा होता है, पर दादी की बात रखने के लिए थोड़ा थोड़ा खा रही होती है और रुद्र उसे ही चुपके देख रहा होता है। यह बात दीप्ति को पता नहीं होती। तुम्हारे होठ कितने प्यारे हैं,
बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। वह बिल्कुल खोया हुआ सा रहता है। तभी उसके चाची जी कुछ कहती है, हे रुद्र, अब गांव में हो, इस साल मेले में भी शामिल हो जाएंगे। क्या बोलते हो रुद्र? खोया हुआ ही रहता है। अरे रुद्र, कहाँ गुम हो गए? जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं सुन रहा हूँ। आप क्या कह रहे थे वैसे? मैं कह रहा था, इस साल के वार्षिक मेले की सारी तैयारियां तुम करना, सभी को अच्छा लगेगा और मेले में बहू के साथ शामिल भी होना। वैसे भी यह मेला पूर्णिमा को होने वाला है। यह बहुत ही अच्छा दिन है। यह बोलते ही रुद्र के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। अच्छा, तो मैं भी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं शाम तक आ जाऊँगा। फिर वहाँ से चला जाता है और सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। दीप्ति अपने रूम में चली जाती है और अपना सारा सामान अलमारी में रख रही होती है। रुद्र एक जंगल में होता है और बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा होता है। कल पूर्णिमा का दिन है और मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा लूँगा क्योंकि अब मेरे पास दीप्ति आ गई है। हंसने लग जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। फिर वह वहाँ पर बैठ गड्ढा खोदने लगता है जिसमें उसे एक पुराना चाकू मिलता है और वह उसे लेकर चला जाता है। दीप्ति इधर खिड़की के पास खड़ी होती है और अपने पिताजी को याद कर रही होती है। पिताजी, आपके बिना मैं जीवन कैसे बिताऊंगी? आप भी तो मेरे परिवार थे, अब तो आप रहे नहीं। आप ही मुझे छोड़कर माँ के पास चले गए। तभी वहाँ पर रुद्र की दादी आती है। दीप्ति को रोते हुआ देख लेती है। दीप्ति अपने आंसू पहुँचकर पीछे मुड़ती है। जी दादी, तुम यहाँ अकेले रहोगी तो तुम्हें अपने पिताजी की याद आएगी। मेरे साथ नीचे चलो गार्डन में, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ पौधे लगाने हैं, मेरी मदद कर देना। तो दीप्ति भी उनके साथ चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रजत किसी से बात कर रहा होता है। कल पूर्णिमा का दिन है, हमें कुछ भी करके दीप्ति को रुद्र से दूर रखना होगा, वरना उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएगी कल। तो वह इंसान बोलता है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि दीप्ति कल तक जिंदा नहीं रहेगी। तभी रजत बोलता है, अगर दीप्ति नहीं रही तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा, हमें भी शक्तियाँ नहीं मिल पाएगी। दीप्ति के मरने के बाद भी हमें शक्तियाँ मिल जाएगी, मगर तुमने उससे मारकर उसकी आत्मा को वश में कर लिया तो चिंता मत करिए, आपने कह दिया मैं वैसा ही करूँगा। क्या दीप्ति सच में मर जाएगी या फिर रुद्र उसे बचा लेगा, जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।